आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम शोध के संबंध में आपको क्लासेस करा रहे हैं। तो ये जो क्लासेस हैं किस वजह से उठाई गई, जैसा कि आप सभी को पता है, जब मैंने स्टार्टिंग की थी आपको बता दिया था कि इसमें क्या है, हम रिसर्च के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में गए होंगे, ठीक है, आपने अपने मास्टर के ग्रेजुएशन के लेक्चर लिए होंगे, उसी माध्यम से क्या है हम आपको यहाँ पर लेक्चर देंगे, ठीक, एक टॉपिक को उठाकर। तो जैसे मैंने बताया कि जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन प्री पीएचडी कोर्स वर्क कह लें या पीएचडी कोर्स वर्क कह लें, उनमें हो चुका है, और आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो यही रिसर्च मेथोडोलॉजी, दूसरी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, तो समस्या उन स्टूडेंट को ज़्यादा थी कि जब जिस माध्यम से वो आए हैं, यानी कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, और उन्हें डायरेक्ट क्या है, अगर इंग्लिश माध्यम में पढ़ाया जाए तो चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो उन्हीं स्टूडेंट की डिमांड पर क्या है, हमने रिसर्च की क्लासेस आपको स्टार्ट कराई। तो देखिए, रिसर्च जैसा मैंने आपको बताया, जो आपने यूजीसी नेट में पढ़ा है वही चीज़ है रिसर्च में। ठीक, बस उसे जोड़ किससे देते हैं कि आपको कैसे टॉपिक का चयन करना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि धीमे धीमे एक एक क्लास कराएंगे। पहले हम क्या पृष्ठभूमि समझेंगे शोध की, तो उसके बाद क्या है, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे तो आपको नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। नेट में आपने सब पढ़ा है, नेट का ही पूरा सिलेबस रहता है। बस यही है कि शोध के क्षेत्र से उसको जोड़ दिया जाता है, या फिर जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, अध्ययन क्षेत्र होते हैं, तो कैसे हम टॉपिक का चयन करें, तो ये सारी चीजें है ना। बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता। तो जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें रिसर्च के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो अब तक हमने आपको क्लासेस में क्या क्या कराया, शोध की अवधारणा, स्वरूप, अर्थ को बताया। ठीक है, शोध की क्या प्रकृति होती है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक, शोध के उपागम, शोध के प्रकार, ठीक है, और शोध की पद्धतियां। तो शोध की पद्धतियों के संबंध में हमने आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कराई, जिसमें हमने विभिन्न पद्धतियां कराई। एक बात याद रखेंगे कि शोध की जो पद्धतियां होती है यही महत्वपूर्ण है। देखिए, दूसरी बात कि आपके शोध का क्षेत्र निर्धारित करेगा कि आप कौन सी पद्धति का प्रयोग करोगे। अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से या फिर कह ले प्रैक्टिकल चीज का चयन कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो शोध होगी वो प्रयोगात्मक शोध होगी। वहां पर पद्धति क्या आप चयनित करेंगे, प्रयोगात्मक पद्धति। ठीक है, तो आपका जो क्षेत्र होता है शोध का, कहीं ना कहीं वो आपकी पद्धति का निर्धारण कर देता है। ठीक है, तो आज क्या है, हम क्या स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला था मिलेंगे आपको अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, शोध के चरण, कि जो शोध होती है वो कितने चरण से होकर गुजरती है, या फिर कह लें कि शोध के क्रमबद्ध रूप में कितने चरण होते हैं। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य या फिर कह लें कोई भी गतिविधि बिना क्रमबद्ध तरीके के, है ना, एक वैज्ञानिक तरीके से ना की जाए तो वो कार्य सफल नहीं होता। कोई ना कोई मेथड तो यूज करते हैं ना। आप एग्जाम देने भी जा रहे हो तो आप ये तो देखते होगे ना कि मुझे पहले कौन से प्रश्न करने हैं। ये तो है नहीं कि आपने एक लॉन्ग प्रश्न कर लिया, अब आपको नहीं लॉन्ग कर लिया, मैं इसका शॉर्ट करूंगा, है ना, या ऑब्जेक्टिव करूंगा। एक नियम से तो चलते हो ना। आप दिनचर्या में भी यही कार्य करते हो, सुबह उठते हो, फिर अपना आगे जो आपको काम करना होता है, ठीक है, पढ़ाई मुझे कैसे करनी है ना, कितने यूनिट कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, तो ये सारी चीजें आप पहले से अपने दिमाग में रखते हो। ठीक है, एक चरण बनाते हो। ठीक, उसी प्रकार रिसर्च को हम कैसे करें और क्या क्या चरण होने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला चरण, जैसे मैंने आपको शुरू में ही जब इंट्रो दिया था रिसर्च के विषय में, तो आपको चीजें संक्षेप में बताई थी। तो पहला तो यही है शोध के चरण की डिमांड, या कह ले पहला चरण शोध समस्या का चयन। शोध समस्या का चयन। देखिए, शोध करने के लिए भी तो आपके पास समस्या होनी चाहिए ना। अब आप ये कहोगे मुझे शोध करनी है, ठीक है, करनी है। अब आपको किस सब्जेक्ट में करनी है, कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो शोध ही करनी है। आपको सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए, प्लस अपने सब्जेक्ट में किस क्षेत्र में आपको करनी है। अब जैसे अगर आप हिंदी से हो, हिंदी साहित्य में हो, अब आप ये चाह रहे हो कि मुझे हिंदी साहित्य में रिसर्च करनी है। ठीक, जब आप सुपरवाइजर के पास जाओगे, गाइड के पास जाओगे, तो आप जब उनसे बातें करोगे तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे कि आपको किस क्षेत्र में करनी है।
और जब आपको क्षेत्र ही नहीं पता तो कैसे आप कह दो कि सर मुझे रिसर्च करनी है। इससे तो जो आपका प्रभाव है वो गलत ही पड़ेगा ना कि आपको कुछ नहीं आता, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि हर सब्जेक्ट में कई पार्ट होते हैं, वो हमें देखने होते हैं। वैसे मैं हिंदी की बात करूं, देखिए गद्य विधाएं भी हैं। गद्य विधाओं में देखिए उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, डायरी है, आत्मकथा है, जीवनी है, ठीक है। अब इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है? अगर गद्य विधा आपको अच्छी नहीं लगती या फिर रुचि नहीं है, आप काव्य को उठा लीजिए, है ना। काव्य में भी देखिए आप भारतीय युग के कवि को उठाते हैं, द्रविड़ युग के कवि को उठाते हैं, या फिर आप छायावादी कवि हो गए, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, है ना, छायावाद के जो कवि आए, नवगीत के कवि आए, नवलेखन के जो कवि आए, वो सारी चीजें। यदि आप आधुनिक काल से नहीं करना चाहते, आपका इंटरेस्ट है कि मैं मध्यकाल या फिर कह लूं भक्ति काल से ही करना चाहता हूँ, तो भक्ति काल के भी देखिए आप उठाइए, है ना। तो आपको अपना क्षेत्र पता होना चाहिए कि मेरी रुचि किसमें है। आप देखिए जैसे मैं बोला, हिंदी में क्या होता है, नई नई चीजें जुड़ती हैं। साहित्य समाज का आईना है, जो चीज घट रही है वो आपके साहित्य में दिखेगी। जैसे एक नया टॉपिक, हालांकि इस पर रिसर्च हो रही है, सिनेमा से साहित्य को जोड़ के दिखाया गया है ना। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले हमें सोच समस्या का पता होना चाहिए। और देखिए एक चीज आप याद रखेंगे, जब आप सोच समस्या एक तरह से चूज करें तो कैसी करें, नई होनी चाहिए। अब इतनी भी नई मत ले लेना कि कंटेंट ही ना आपको मिले। ध्यान रखें, जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हो, प्रोफेसर आपके पास सामने बैठे होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, वो आपसे कहेंगे बेटा सोच समस्या तो आपने अच्छी ली है, टॉपिक अच्छा है आपका, अब बताइए कि इससे कितना काम हो चुका है और आप इसमें क्या चीजें दिखाओगे हमें, ठीक है। मान लिया आपने कोई नए कवि ले लिए या फिर नई समस्या उठा ली, आपकी नजर में वो बिल्कुल नया है, ठीक है। जब आप कंटेंट ढूंढ रहे हो उतना नहीं मिल रहा, तो देखिए जो प्रोफेसर होंगे वो भी आपको एक तरह से मना ही करेंगे कि ऐसा टॉपिक ना उठाएं जिस पर आपको कंटेंट ना मिले, ठीक है। रिसर्च जैसा कि पुनः खोज, मैंने क्या बोला, हर क्षेत्र में खोज हो चुकी है। दूसरी बात ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नया नहीं लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं आप जो पहले जो लिखे जा चुके हैं सिर्फ उनको ही उठाएं, नहीं। सोच समस्या का चयन आप ऐसा करें जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान में हो, ठीक है। दूसरा क्या है, जिसपे आपको कंटेंट उपलब्ध हो, ठीक है। जब आप लिखें तो आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जब सोच समस्या का चयन करें सबसे पहले आप उस चीज को पढ़िए कि मैंने जो सोच समस्या चुनी है क्या इस पर कोई कार्य हो चुका है। अगर हो चुका है तो उसको पढ़िए। मैंने आपको बताए भी थे, शोध गंगा हो गई, शोध गंगोत्री हो गई, वहां पर जाइए, रिसर्च पेपर पढ़िए, थीसिस पढ़िए। अगर आप सामाजिक समस्या, आप दहेज प्रथा पर लिखना चाहते हैं, अपराध में कोई श्रेणी आपने ले ली, ठीक है, तो अब आप देखिए किन किन शोधार्थियों ने किस किस यूनिवर्सिटी से कितना काम हुआ, आपने थीसिस पढ़ी, ठीक है। अब आपने उसमें से नया क्या निकाला कि इन्होंने इस चीज को यहाँ पर नहीं लिखा, तो मैं इसको लिख के क्या है एक नई शोध कर सकता हूँ, अपनी विचारधारा दे सकता हूँ और समाज में किस प्रकार से उपयोगी आप सारा बायोडाटा दोगे। तो सोच समस्या को आप ऐसे चयनित करें जिसकी समाज में प्रासंगिकता हो, वर्तमान में मांग हो, दूसरा उस पर कंटेंट का उपलब्ध होना आवश्यक है। आप कोई सी भी ऐसे शीर्षक को ना चयन करें या फिर ना लें जिसमें आपको, जब कहते हैं ना शुरू में हम चीजें ले लेते हैं, क्रेज सा होता है, पीएचडी में एडमिशन हुआ है तो हम एक अनूठा सब्जेक्ट उठाएंगे, पर मान लीजिए आपका जो रिसर्च प्रपोजल है एक्सेप्ट भी हो गया, अब आपको लिखना है, एक दो चैप्टर आपने लिख भी लिए, अब आप ये सोचोगे मैं इसमें अब क्या लिखूं, क्या जोड़ूं मैं, है ना। तो ये दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देख ज्यादातर स्टूडेंट जिनकी पीएचडी बीच में रुक जाती है तो कारण भी यही होता है कि कंटेंट उपलब्ध ना होना, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ना ही ऐसा कोई टॉपिक लेंगे जिसपे बहुत सारा काम हो चुका है वही टॉपिक ले लें, वो कभी आगे जाएगा ही नहीं। तो आपको क्या है अपने समझ के अनुसार, देखिए हर क्षेत्र में शोध हो चुकी है, पर उन शोधों में भी आप क्या कमी निकाल लेते हो, ठीक है, क्या नई विचारधारा आप देते हो समाज को, साहित्य को, तो वो आपको करना है। इसीलिए देखिए सबसे पहले क्या है, शोध के चरण के लिए आपके पास सोच समस्या होनी चाहिए, ठीक। तो सोच समस्या का चयन मैंने आपको बता दिया कि सोच समस्या में वही चयनित करनी है जिसके बारे में पूरा डाटा हमारे पास हो। दूसरी बात देखिए, कोई ऐसी सोच समस्या का चयन नहीं करना है जिस पर क्या है बहुत पुरानी हो, इस पर कई बार काम हो चुका है, ठीक है। मतलब
मध्यम उसमें हो, कंटेंट भी आपके पास भरपूर हो, ठीक। दूसरी क्या, समाज में उसकी प्रासंगिकता हो। सब देखिए, सबसे अच्छी शोध क्या है? सबसे अच्छी शोध वो होती है जो एक समस्या से जन्म लेती है और एक नई समस्या को छोड़ जाती है। एक समस्या से जन्म लेती है और एक समस्या को छोड़ देती है। अब देखिए कैसे, ये भी समझेंगे फिर कि आप लोग ये कहोगे कि मैम हमने तो सोच समस्या ली तो हमें तो सिर्फ समाधान ही करना था इसका, फिर हम समस्या क्यों छोड़े? तो देखिए, अगर एक अच्छी सोच की हम चीज देखें तो एक समस्या शुरू होकर समस्या पर खत्म होना एक अच्छी सोच की निशानी मानी जाती है। अगर मैं स्त्री के ऊपर बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट से आप हों, अगर आप सोशियोलॉजी से हैं, राजनीति विज्ञान से आप हैं, ठीक है, तो अगर आप हिंदी साहित्य से भी हैं, ठीक, तो आप स्त्री को उठाइए। स्त्री पर स्त्रीवादी कितनी किताबें लिखी गई हैं और कितने मतलब शोधें हो चुकी हैं, फिर भी आप देखिए ये टॉपिक चर्चित रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ टाइम की देखें, 20 साल पहले की रिसर्च देखें, तो उस समय स्त्री की जो स्थिति थी, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, पारिवारिक, ठीक है, तो उस समय की स्थिति का लोगों ने वर्णन कर दिया। लेकिन वर्तमान समय में क्या समस्याएं हैं? क्या कोई चेंज हुआ है सामाजिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में? कुछ चेंज हुआ है? तो वो सारी चीजें देखिए, समय बदलता है, समस्याएं बदलती हैं, या फिर कह ले समस्याओं का रूप बदलता है, चीजें वही रहती हैं, बस रूप चेंज हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो एक अच्छी सोच वो होती है एक समस्या से जन्म ले और आगे के लिए एक समस्या को छोड़ जाए। आप देख लीजिए कितनी रिसर्च हुई है स्त्री पर, बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन फिर भी उस पर रिसर्च देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कोई ना कोई पक्ष छूटा हुआ रहता है, ठीक है। अब आप स्त्री को छोड़ दीजिए, किसानों की समस्या को उठा लीजिए। किसानों में आपको इतने पक्ष मिलेंगे, आप उस पर जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, पर क्या है कि आप में तार्किकता का होना आवश्यक है। जब तक आप में तर्क वितर्क की शक्ति नहीं होगी, आप सोच कर ही नहीं सकते कि आप कितना ऊपर सोचते हो। दूसरी बात आप ये भी याद रखेंगे कि हम कोई कार्य करने वाले हैं तो हमें अफवाहों में नहीं आना है। जैसे किसी ने आपके मन में किसी के प्रति गलत धारणा बना दी, देखिए आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो हमेशा शिक्षार्थी को क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए, सही गलत में अंतर करना आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी एक का ही चीज को माने, रूढ़िवादिता की तरफ अग्रसित हों, बिल्कुल नहीं। खासकर शोधार्थियों क्या है, जितनी भी राजनीति क्षेत्र होते हैं इन सबसे बहुत दूर जो वास्तविकता समाज की है उसको दिखाना, और यही एक शिक्षार्थी का कर्तव्य भी होता है। आप स्टूडेंट हो, है ना, शोधार्थी हो, आपका क्या कार्य क्या है, जो चीज चल रही है उनको दिखाना, ना कि ये कि आप आदर्शात्मक रूप में कि नहीं भाई ये जो हो रहा है सही हो रहा है, नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं कि हम तो इनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। देखिए प्रभावित होना अच्छी बात है, लेकिन जो विचारधारा मनुष्य का हनन करने लगे वो विचारधारा उचित नहीं होती। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ही आप समझ लीजिए कि आप जो सोच समस्या को चयन करें, सबसे पहले वो आपकी रुचि की होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रासंगिकता उसकी होनी चाहिए। समझ गए? तो ये तो हो गया हमारा पहला चरण। दूसरा चरण है साहित्य समीक्षा। अब आपने सोच समस्या को चयनित कर लिया, तो अब आप देखिए आपने कोई सोच समस्या या फिर कह लें कोई समस्या का चयन किया, ठीक है। अब आप डाटा कलेक्ट करोगे, किताबें ढूंढोगे, समाचार पत्र देखोगे, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे चीजों को, आप कितनी चीजें सीखते हो, कितनी चीजें आपको इसके पक्ष में मिलती है, कितनी इसके विपक्ष में मिलती हैं, सारी चीजों को आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। यदि आप किसी साहित्य पर रुचि है, आपकी साहित्यिक कोई विषय है, आपने किसी विद्वान को उठा लिया, अपने सब्जेक्ट से सभी कनेक्ट करेंगे, आपने विद्वान को उठा लिया। देखिए अगर हम किसी एक विद्वान पर रिसर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं सब उनकी किताबें पढ़ेंगे। सिर्फ एक की किताबें पढ़ के कार्य नहीं हो सकता, आपको कई विद्वानों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आप देखोगे जो ये विद्वान है क्या इनकी जो विचारधारा थी वो कितनी सटीक थी, या फिर जो इनकी विचारधारा वो कितनी आदर्शात्मक रूप में थी, यथार्थवाद कितना था, आदर्श कितना था, ठीक है। तो आपको क्या समीक्षा करोगे कि ये डाटा हमने कलेक्ट किया, ठीक है।
फिर उसके बारे में लिखोगे कि ये चीज इन्होंने यहाँ पर ये दिखाई, यहाँ पर ये कमियां देखने को मिली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा चरण हो गया हमारा साहित्य समीक्षा। तीसरा चरण क्या होगा हमारा, परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना तो आप सभी जानते होंगे, हाइपोथेसिस। आपने सोच समस्या चूज कर ली, ठीक। उसके बाद क्या है, साहित्य समीक्षा भी आपने कर ली। उसके बाद क्या, परिकल्पना बनाओगे। देखिए कोई भी कार्य बिना कल्पना के नहीं होता। आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो सुबह आपके मूड में ये होता है कि मुझे कॉलेज जाना है, ये जो क्लास मुझे लेनी है, उसके बाद मुझे ये नोट्स यहाँ पर बनाने हैं, तो आप एक प्रारूप तैयार करते हो ना। ऐसे तो हो नहीं कि आप उठ के नहीं अब तो मैं कॉलेज जाऊंगा। भाई कोई टाइम भी तो होता है नहीं होता है। कोई भी कार्य हो, दैनिक दिनचर्या का कार्य हो, ठीक है, आपका एग्जाम आने वाला हो, ठीक है, अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, आप ये सोचो कि आपका 1 महीने बाद एग्जाम है, अब आप ये कहो मैं 1 दिन पहले ही पढ़ूंगा और सारा पढ़ लूंगा मैं, तो ऐसे तो होगा नहीं, उल्टा फेल होके आ जाओगे। तो जब एक व्यवस्थित रूप में कोई रूपरेखा तैयार की जाती है कि मेरा एग्जाम है, मुझे इस यूनिट को अब पढ़ना है, इसको यहाँ खत्म करना है, अगर मेरे सारा चीज क्लियर है तो रिवीजन करना है, ठीक उसी प्रकार शोध में क्या है, परिकल्पना, यानी कि हमने शोध समस्या को चयनित कर लिया, साहित्य समीक्षा कर ली। अब हमने जितना पढ़ा, जितना डाटा हमने देखा, ठीक है, जितने समाचार पत्र हमने देखे, रिसर्च पेपर हमने देखे, तो अब हम कल्पना करेंगे कि मेरी जो शोध होगी मैं किस पद्धति का प्रयोग करूंगा। ठीक है, समाचार पत्र हमने देखे, रिसर्च पेपर हमने देखे, तो अब हम कल्पना करेंगे कि मेरी जो शोध होगी मैं किस पद्धति का प्रयोग करूंगा। ठीक है, क्या क्या जो आंकड़े हैं वो मैं कैसे इकट्ठे करूंगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए जो आप सोच रहे हो जरूरी नहीं वो सही भी हो, आप परिकल्पना बना रहे हो। ठीक है, आपने सोच समस्या ली, उसका आप समाधान दे रहे हो, आप सोच रहे हो। जब आप उस क्षेत्र में जाओगे, गहन अध्ययन करोगे, तब आपको लगेगा कि मैंने जो सोचा था तो इतना % तो ये मेरा सटीक निकला चीजें, लेकिन जो ये चीजें थी वो मैंने एक्स्ट्रा ही सोच ली। ध्यान देंगे, परिकल्पना जरूरी ही नहीं कि आपकी सही हो। जैसे परिकल्पना के 3 परिकल्पना देखने को मिलती हैं, शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना। ठीक है, तो परिकल्पना के संबंध में आपको एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें देखिए हम परिकल्पना के प्रकार, विशेषता, सारी चीजें पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, साहित्य समीक्षा कर ली, फिर परिकल्पना करते हैं कि कैसे हमें अपने शोध को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा तीसरा चरण। चौथा चरण जो हमारा है, तो चौथे चरण के विषय में जाने तो क्या है, शोध प्रारूप, शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प या फिर कह लें डिजाइन। देखिए आपने परिकल्पना बना ली, अब आप क्या है, शोध प्रारूप बनाओगे, यानी कि सिनॉप्सिस बनाओगे, फॉर्मेट बनाओगे, कैसे कैसे क्या है चीजें होंगी। आप जब पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं एंट्रेंस के थ्रू ही आपका एडमिशन ले लेती हैं, वेरिफिकेशन करा देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी होती है वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लेती हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का। ठीक है, और अगर एंट्रेंस वो जिन अभ्यर्थियों को लेती हैं तो फिर उनका इंटरव्यू भी रखती हैं, तो वो आपसे सिनॉप्सिस मांगती हैं। ठीक है, कि आप कोई एक शोध समस्या का शीर्षक लाइए, उसमें आप चीजें दिखाइए कि कैसे आप एक शोध करेंगे, कितनी शोधें उस पर हो चुकी हैं, आपने उससे क्या सीखा और आप इसमें क्या नया देंगे। यही तो होता है शोध का प्रारूप। तो सबसे पहले शोध समस्या का चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसी साहित्य पर अगर करना चाह रहे हैं, हिंदी साहित्य की बात करूँ, अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे आप सभी। तो अगर आप हिंदी साहित्य पर करना चाह रहे हैं, आपने कोई लेखक को उठाया, सबसे पहले उस लेखक के जीवन परिचय के विषय में दिखाएंगे, फिर आपने कोई टॉपिक दिखा दिया, ठीक, तो उस टॉपिक के विषय में लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक बनेगा वर्तमान समय में इस चीज की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, ऊपर उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि इससे पहले क्या रिसर्च हुई, और जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, जो मैं शीर्षक ले रहा हूँ, उस पर भी कोई शोध हुआ नहीं है, तो इसलिए क्या है, मेरा ये शोध नवीन होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें। फिर आप उसकी परिकल्पना दिखाएंगे
क्या उद्देश्य है मेरे, उसके बाद क्या आप चैप्टराइजेशन करके दिखा देंगे कि पहले चैप्टर में मैं ये दिखाऊंगा, दूसरे में ये दिखाऊंगा, तीसरे में ये, चौथे में ये, और पांचवें में क्या है मैं निष्कर्ष निकाल के समाप्त कर दूंगा या फिर क्या दूंगा, उपसंहार कर दूंगा। ठीक, फिर आप अगला जो टॉपिक होगा निष्कर्ष का, जिसमें क्या है आप पूरा सार लिखोगे कि ये सारी चीजें थी, फिर उसके बाद क्या आप संदर्भ ग्रंथ सूची दोगे। तो ये क्या है, ये शोध प्रारूप है, यानी कि फॉर्मेट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, आपने फॉर्मेट दे दिया, अगला अगर हम देखें न्यायादर्श, न्यायादर्श या प्रतिदर्श का चयन। अब न्यायादर्श और प्रतिदर्श का क्या मतलब होता है, सैंपल, यानी कि सैंपल को इकट्ठा करना, डाटा को इकट्ठा करना, इकाइयों को इकट्ठा करना। जैसे समग्र इकाइयों में से कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों को लेकर कार्य करना। जैसे हमें ये देखना है कि इस प्रदेश में स्त्रियों की क्या स्थिति है, ध्यान देंगे, समझेंगे कि एक कोई प्रदेश ले लें। ठीक है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमने उत्तर प्रदेश ले लिया, उत्तर प्रदेश ले लिया ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि स्त्री की स्थिति, ठीक, तो हम इसे कैसे देखेंगे। अब देखिए स्त्रियां, साक्षर स्त्रियां कितनी हैं, ठीक है, और जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, उनका भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे। तो हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का चयन कर लेंगे, ठीक है, वहां से हम क्या है जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, ठीक है, उनको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, ठीक, तो ग्रामीण में भी कितनी स्त्रियां साक्षर हैं उनको निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद शहरी स्त्रियां कितनी हैं उनको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद कितनी विवाहित हैं, है ना, कितनों की शादी हो गई, कितनों की नहीं हुई है। फिर देखिए अब ये तो है नहीं कि हम हर जगह, देखिए कभी कभी क्या होता है जनसंख्या ज्यादा होती है, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा होती है तो क्या होता है कि उन सबको एक तरह से कहे वहां पर जाना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। धन का व्यय तो होता ही होता है, एक तनाव सा भी मन में होता है। तो समग्र इकाइयों में से कुछ चुनिंदा स्त्रियों को हम उठाएंगे। जैसे हमने शहरी स्त्रियां उठा ली, ठीक है, शहरी स्त्रियां उठा ली, यहाँ से इनका थोड़ा सा डाटा उठाया, ग्रामीण स्त्रियां उठाई, ठीक है, ग्रामीण शहरी। उसके बाद देखिए क्या देखेंगे हम कि साक्षर कितनी है, ठीक है, साक्षरता दर कितनी है स्त्रियों में, ठीक है, निरक्षर कितनी है, ठीक, विवाहित कितनी है, तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पर जाके हमें क्या करना, अगर हम सामाजिक स्थिति को देखेंगे तो जब हम इनसे मिलेंगे, है ना, इनसे कम्युनिकेशन हमारा होगा, तो देखिए आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक साक्षर स्त्री में, एक निरक्षर स्त्री में, ग्रामीण स्त्री की विचारधारा में और शहरी स्त्री की विचारधारा में, ठीक है। तो उन विचारधाराओं के आधार पर क्या है, जितनी भी शहरी औरतें हैं उस प्रदेश की, उनकी विचारधारा को निकालेंगे हम, ग्रामीण स्त्री की जितनी विचारधारा है उनको निकालेंगे, साक्षर की क्या है वो निकालेंगे, निरक्षर की विचारधारा में कितना अंतर है ये सब निकालेंगे, ठीक है, विवाहित स्त्रियों को क्या दिक्कतें हैं वो निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमने समग्र में से चुनिंदा क्षेत्र लिए और चुनिंदा क्षेत्र में से ही क्या है कुछ स्त्रियां अलग अलग क्षेत्र की हमने ले ली, और उसी के आधार पर क्या है हम एक अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर ये समस्या है, ये स्थिति है, तो ये क्या होता है न्यायादर्श, लिख देते हैं यहाँ पर। न्यायादर्श क्या है, समग्र इकाइयों में से, समग्र इकाइयों में से विशिष्ट इकाइयों का चयन। समझ आया? तो ये होता है न्यायादर्श और प्रतिदर्श। तो ये था हमारा 5वां चरण। अगला जो हमारा चरण होगा
लिख लेते हैं। प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रदत्तों का एकत्रीकरण। अब प्रदत्त क्या है? डाटा। छठा हमारा है क्या? प्रदत्तों का एकत्रीकरण। हमने जो सोच समस्या हमने ली है, ठीक है, अब उसके संबंध में हम डाटा भी तो कलेक्ट करेंगे। हम किसी क्षेत्र विषय से कोई समस्या उठा लें या फिर हम कोई आदिवासी या कह लें जनजाति पर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें उनकी जनसंख्या के विषय में जानना है, ठीक, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ठीक है, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, तो ये सारी चीजें, तो हम उस क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है, और वहां पर क्या डाटा कलेक्ट करेंगे। देखिए दो तरह के डाटा होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक जिसमें क्या आप स्वयं जाते हैं, दूसरा वो जब सरकार कोई नीति निकालती है या फिर आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कुछ भी डाटा निकालती है, तो उसमें देखिए उनकी जनसंख्या भी लिखती है, तो वहां से आपने आंकड़े इकट्ठे किए तो वो हो जाएंगे आपके द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। जो आपके प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो आप स्वयं उस क्षेत्र में जाएं और वहां से कलेक्ट करें, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो सोच समस्या उसके संबंध में डाटा कलेक्ट करें, प्रदत्त को कलेक्ट करें या तथ्यों का एकत्रीकरण, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रदत्तों का एकत्रीकरण। ध्यान देंगे, ठीक। अगला क्या है हमारा? प्रदत्तों का विश्लेषीकरण। अब देखिए आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आपको उसमें से विश्लेषण करना है कि जो मैंने सोच समस्या का चयन किया है उसमें किस डाटा का संबंध ज्यादा है या कौन सा डाटा महत्वपूर्ण है, कौन से तथ्य कारण संबंध जो समस्या उससे अपना संबंध रखते हैं, ठीक है। तो हम विशेषता के आधार पर क्या है उनको विश्लेषित करेंगे, फिर उसके बाद क्या है अलग अलग वर्गीकरण करेंगे उन सब चीजों का, विशेषता के आधार पर वर्गीकरण कर दिया हमने, फिर तब जाके क्या है जो हम शोध करेंगे तो उसका क्या है अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रदत्तों का विश्लेषीकरण, ठीक है। अगला हमारा है चरण शोध रिपोर्ट लेखन। देखिए शोध रिपोर्ट लेखन से क्या तात्पर्य है, आपका शोध समस्या का चयन हो गया, साहित्य समीक्षा आपने कर ली, परिकल्पना हो गई, ठीक है, शोध प्रारूप जो आपने बनाया। देखिए एक चीज आप याद रखेंगे, शोध प्रारूप, शोध डिजाइन या फिर कह ले शोध प्रस्ताव, ठीक है, ये नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। शोध प्रारूप या शोध प्रस्ताव एक ही होता है, फिर आप प्रदत्तों यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर उनका विश्लेषण करेंगे कि कौन से आंकड़े इस समस्या से अपना संबंध रखने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, फिर उनका विश्लेषण आपने कर दिया। उसके बाद क्या है आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे कि मैंने इतनी सारी प्रक्रिया, इतने चरणों से मैं गुजरा, अब मुझे क्या क्या चीजें मिली, क्या नवीन जो तथ्य थे मुझे मिले और कैसे मैंने इनको विश्लेषित किया, और क्या एक तरह से कहें आपकी जो विचारधारा है, ठीक है, कि आप जब उस चीज पे गए आपने क्या अनुभव किया, ठीक है, और क्या सत्य था, ठीक, तो उसको क्या है आप अपनी शोध रिपोर्ट लेखन में लिखेंगे, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, जो आपकी थीसिस होती है ना, ये समझ गए। देखिए दूसरी बात, आप रिसर्च कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है आपको तार्किक होना पड़ेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो सत्य है सो आपको दिखाना है, ये नहीं कि आपकी व्यक्तिगत धारणा वहां पर आ गई। अगर आपकी व्यक्तिगत धारणा वहां आती है तो आप देखिए कोई सत्य पर आधारित शोध नहीं कर रहे हैं, तार्किकता के आधारित शोध नहीं कर रहे हैं, आप आदर्शात्मक शोध कर रहे हैं। कि आदर्शात्मक का तात्पर्य क्या है कि ये होना चाहिए, हुआ नहीं है, वो वर्तमान में कुछ भी नहीं है, आपने एक आदर्शवादी विचारधारा बना ली कि ऐसा करना चाहिए, ये करोगे तो ये होगा वो होगा, पर वास्तविकता में इनका कोई भी यूज नहीं होता है, समझ रहे हैं।
इसीलिए क्या है, अगर आप शोध कर रहे हैं आपको अपनी आदर्शवादी सोच को छोड़ना पड़ेगा। होना चाहिए से मतलब नहीं होता है, क्या हो रहा है आप वो दिखाइए। ठीक है, कैसे अत्याचार हो रहे हैं आप देखिए। जो जनजातियां हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, उनसे उनके जो जंगल है वो छीने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है इसके पीछे, सरकारी कौन सी कुनीतियां हैं, क्यों छीने जा रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग पढ़ते हो, न्यूज़पेपर देख लीजिए, है ना, डाटा कलेक्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कितनी मतलब एक तरह से कहें जो प्रहार किया जा रहा है आदिवासियों पर। ठीक है, जो किसी का बुरा चाहते नहीं है उनका ही बुरा कराया जा रहा है, उनसे उनके घर छीने जा रहे हैं। ठीक है, या तो ये होता है कि अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप किसी को भी मृत्यु घाट उतार सकते हो। ठीक है, आप वर्तमान में चीजें देख सकते हो। और देखिए, अगर आपको कुछ चीज देखनी है, मैंने क्या बोला, साहित्य समाज का आईना है, सिनेमा समाज का आईना है, लेकिन सिनेमा तभी आईना बन सकता है जब वो सत्य को दिखाए, पर अब तो वो भी नहीं हो रहा। अगर आप आदिवासियों की स्थिति देखना चाहोगे ना, आप सामाजिक मूवी देखना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ से भी क्या आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, भाई कर रहे हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डाटा सुना है, प्राथमिक द्वितीय आंकड़े मैंने बताया ना, ठीक उसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं। बस आपको क्या है, सोचने की समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए, तार्किकता आप में होनी चाहिए, तो तब आप रिसर्च कीजिए। ये नहीं कि आप किसी के दबाव में, किसी के भसीभूत होकर कि आपने कह दिया, अगर आपको आंकड़े भी ढंग से प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं लिख रहा, फिर आपकी शोध नहीं है, फिर तो आप ये है कि आप डिग्री लेने आए हो, आपने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके भी क्या, क्यों करी इतनी मेहनत, वो भी नहीं करते, घर पे रहते। ठीक है, अगर किसी कार्य को कर रहे हो तो ध्यान से कर। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने आपको शोध के चरण करा दिए, शोध का टॉपिक यहाँ पर ये खत्म हुआ। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा, परिकल्पना के संबंध में। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैंने कल आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि जो स्टूडेंट, जो शोधार्थी फेलोशिप ले रहे हैं वो बीच में पीएचडी छोड़ रहे हैं, तो देखिए उन पर अब कार्रवाई होगी। जो जो उन्होंने स्कॉलरशिप ली है तो वो फेलोशिप उनसे ली जाएगी। क्यों ली जाएगी, बीच में ऐसे जॉब लग जाती है, पीएचडी छोड़ देते हैं, तो क्या इससे क्या नुकसान किसका है, आपको फेलोशिप दी क्यों जा रही है, रिसर्च करने के लिए, ना कि ये नहीं कि अपने मन मुताबिक खर्च करने के लिए, है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो जो ये सोच रहे हैं एक सोच करके ठीक है मैं पीएचडी कर रहा हूँ, अगर मेरी कहीं जॉब लगती है मैं छोड़ दूंगा। अगर आप फेलोशिप उठा रहे हो, 1-2 साल आपने उठाई, उसके बाद जॉब लग गई है, फिर आप पीएचडी छोड़ रहे हो, आप पे कार्रवाई होगी। और ये नियम आप देखिए राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिला है, तो उन्होंने लिस्ट भी जारी की यूजीसी ने, है ना। तो देखिए आप कोई भी कार्य कीजिए, अगर आप एक ये सोच के चल रहे हो कि बेमन में कर रहा हूँ, नाम के लिए कर रहा हूँ, तो मत कीजिए, क्योंकि जो दूसरा स्टूडेंट बैठा है वो शायद मन से करना चाहता हो, उसे इस चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, तो आप ये छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी दिक्कतें आपको ही होंगी। तो ये बात आप ध्यान रखें, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक कीजिए। ठीक है, अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो जल्दी से खत्म कीजिए अपनी थीसिस सबमिट करके, रिसर्च करके, है ना। तो ये सारी चीजें, तो आज की क्लास में क्या है, हमने शोध के चरण बताए। तो यदि देखिए मैं आपको बोर्ड पर ही पढ़ा रही हूँ, लेक्चर मैं दे रही हूँ, ठीक है, आपको नोट करनी है चीजें, आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। मैं उसी माध्यम से पढ़ा रही हूँ जैसे आपने क्लासेस ली होंगी जब आप ग्रेजुएशन मास्टर में होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और बाकी बने रहे अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।